Hello everyone, let's come back with another video. So this is the part 3 of coordinate chemistry. I think this is the last one. So बहुत ही easy chapter था. आप लोगों ने first and second part देख लिया होगा. बहुत easy notes मैंने write down कर रखे हैं. आप same way में notes बना लेना. आपके exam में बहुत बहुत helpful होंगे. So let's get start with the CFT, and that is crystal field theory. लास्ट वीडियोस में हमने वर्नर्स थ्योरी और वीबीटी के बारे में डिस्कस किया था. अब हम बात करते हैं सीएफटी के बारे में. सीएफटी भी बहुत ही इजी थ्योरी है. इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसकी फुल थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी आफ्टर द वीबीटी थ्योरी. क्लियर? सो वीबीटी और सीएफटी थ्योरी में से क्वेश्चंस 100% आते हैं. आई कैन से 110% क्वेश्चंस आते हैं. तो आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से नोट्स बनाइए. अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, here are some of the postulates you can see. Metal ligand bonds are purely ionic in crystal field theory. So CFT के अंदर जो metal ligand bonds होते हैं वो क्या होते हैं? Purely ionic होते हैं. Easy. Ligands are treated as point negative charges, and the arrangement of ligands around the central metal atom is such that the repulsion between them are minimum. Easy. In the free state, the metal have 5 degenerate d orbitals. Due to ligands, the degeneracy is split because the orbitals which have their lobes along the axis towards ligands feel greater repulsion, and the splitting of degenerate d orbitals due to presence of ligands is called crystal field splitting. क्लियर? ये हमारे 3 पोस्टुलेट से सीएफटी के. आगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके एग्जांपल्स के बारे में, और किस तरीके से जो डी ऑर्बिटल्स है हमारा वो स्प्लिट होता है, हम सब थ्योरी आगे पढ़ने वाले हैं. क्लियर? डी ऑर्बिटल्स को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं. एक तो लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस और लोब्स अलोंग द एक्सिस. ठीक है, इन बिटवीन और अलोंग द एक्सिस. तो लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस क्या क्या होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स. लॉब अलोंग द एक्सिस क्या होंगे हमारे? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर. क्लियर? सो डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, डी वाई जेड का स्ट्रक्चर ये होता है, और डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर ये होता है. ठीक है. डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का ये वाला स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो चार्ज है, यू कैन सी द डिफरेंस अमंग्स द लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस, मीन्स बिटवीन द एक्सिस लॉब्स होते हैं, और इसमें अलोंग द एक्सिस सेम चार्ज है अलोंग द एक्सिस, और ये डी जेड स्क्वेयर का स्ट्रक्चर होता है. क्लियर? डी ऑर्बिटल को हम 2 में डिवाइड करते हैं. इजी. अब बात करते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल. सो ऑक्टाहेड्रल को अगर कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो उसमें डी ऑर्बिटल को हम स्प्लिट कैसे करते हैं? पहले डी ऑर्बिटल हमें पता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. ठीक है, ये खाली हैं. इट हैव 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स. जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जनरेट डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं उनको. कोई फार फील्ड है दैट कोज एक्साइटेशन, तो वो एक्साइट होने के बाद क्या होता है? नियर फील्ड कॉज स्प्लिटिंग दैट लीड्स टू 2 स्ट्रक्चर्स. आई ऑल्सो डिस्कस हेयर. 2 में डिवाइड होता है, तो इधर ये 2 में डिवाइड है. तो यहाँ पे हमने डी ऑर्बिटल्स को 2 लॉब्स में डिवाइड कर दिया. एक तो अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस. क्लियर? सो हमने पढ़ा था बिटवीन द एक्सिस कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, और अलोंग द एक्सिस 2 ऑर्बिटल होते हैं. तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 3 ऑर्बिटल्स यहाँ, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, और ये क्या होता है हमारा? बेरी सेंटर बोलते हैं हम इनको. ठीक है. तो जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं हम T2G, यानी कि ट्रिपली डी जनरेट. ट्रिपली यानी कि 3 है ना, तो डेट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रिपली. 2 है, डेट्स वाई कॉल्ड डबली डी जनरेट, और इसको बोलते हैं एजी स्टेट, और ये T2G. क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे ध्यान रखना है ताकि आप इलेक्ट्रॉन्स इजीली फिल कर पाओ.
डी ऑर्बिटल्स के केस में ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स अप्रोच अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब हमने ऑक्टाहेड्रल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। सो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स है, उसके 5 जनरेट डी ऑर्बिटल्स है, यानी कि वैकेंट है, सब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा फर्दर लॉब्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो टेट्राहेड्रल में भी यही होता है, जो डी ऑर्बिटल्स हैं 5D जनरेट डी ऑर्बिटल्स है, वो फर्दर एक्साइटेड होते हैं और वो डिवाइड होते हैं फर्दर लॉब्स के अंदर। ठीक है, इसमें एक डिफरेंस है जो हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था, जो 3 लोब थे वो नीचे थे और 2 लोब ऊपर थे। इसमें जस्ट अपोजिट है, याद रखना। ऑक्टाहेड्रल में नीचे है और टेट्राहेड्रल में जो 3 लोब्स हैं हमारे वो ऊपर है। ठीक है, तो 3 लोब इधर हैं, तो ये हमारा T2 और E। यहाँ पे G क्यों नहीं है, T2G और EG क्यों नहीं है? बिकॉज देर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे हमारा G नहीं है। तीनों क्लियर? अब हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, कैसे निकालते हैं D1 की, D2 की, D3, D4 एंड सो ऑन, हम निकालना सीखते हैं। सो हेयर इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डी ऑर्बिटल होता है वो फर्दर डिवाइड होता है, 3 ऑर्बिटल इधर, 2 ऑर्बिटल इधर। हमें पता है कॉमन बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इधर EG स्टेट होती है, इधर T2G होती है। इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ तक का डिफरेंस कितना होता है, बैरी सेंटर से लेके इन 3 ऑर्बिटल्स तक का -0.4, और यहाँ तक का कितना होता है हमारा +0.6। क्लियर? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, हम किस तरीके से निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इधर का डिफरेंस 0.4, n मतलब कितने नंबर ऑफ हमें सेट लेने हैं, n वो, और दूसरा T2G, प्लस करेंगे हम इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस प्लस में 0.6 NEG स्क्वेयर ब्रैकेट बंद एंड डेल्टा। क्लियर? द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन 2 सेट ऑफ D ऑर्बिटल इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और यू कैन से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो इन दोनों का डिफरेंस, ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा, स्टेबलाइजिंग एनर्जी या फिर CFSE। क्लियर? तो इस एनर्जी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा T फॉर द टेट्राहेड्रल। तो यहाँ से सिंपल याद कर सकते हो, O से क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल और T से क्या बनता है टेट्राहेड्रल। क्लियर? अब हम बात करते हैं D1, D2, D3, D4 की, किस तरीके से एनर्जी हम काउंट करते हैं। तो D1 में क्या आएगा, 0.4, कितने ऑर्बिटल्स 1, 0.6, इधर एक ही फिल होएगा नीचे, तो ऊपर तो कोई नहीं जा पाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 आ गए, तो कैलकुलेट करके इतना आ गया। D2 की 2 है, तो 2 हमारे इधर ही भर जाएंगे, तो ऊपर कोई नहीं जा पाएगा, तो इट मीन्स 0.8। D3 में 3 है, तो डेट मीन्स 1.2। D4 और D4 जो है हमारा 2 स्टेट में होता है, एक तो लो स्पिन और एक हाई स्पिन के अंदर। क्लियर? जब लो स्पिन के अंदर होता है D4, तो 4 हमारे भर गए, 0.6, तो ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। D4 हाई स्पिन अगर होगा तो क्या होएगा, 3 ही भरेंगे हमारे इधर, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होएगी, जो एक रह जाएगा वो हमारा कहाँ जाएगा, EG वाली स्टेट में जाएगा। तो EG में कितना आ गया 1, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आ गया हमारा 0.6 डेल्टा नोट। क्लियर? इजी? कोई डाउट है यहाँ तक, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई विदिन, आई कैन से विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ और D ऑर्बिटल्स की, जैसे D5 है, D5 भी हमारे लो स्पिन हाई स्पिन में होते हैं, D6 में भी लो स्पिन और हाई स्पिन, और D7 में भी। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं। लो स्पिन में क्या होता है कि वो जो
5 अगर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पे पेयरिंग बना लेंगे इस तरीके से। और हाई में ज़्यादा हाई एनर्जी देंगे तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, एक्साइट होने के बाद वो ऊपर वाली ऑर्बिटल्स फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे ईजी स्टेट की हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 3 नीचे वाले में भर गए, 2 रह गए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई। क्लियर? ऐसे 6 का निकालेंगे, ऐसे ही 7 का निकालेंगे। इजी। D4 D5 D6 D7, याद रखना है कि ये जो चारों डी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, वो लो स्पिन में भी होते हैं और हाई स्पिन में भी होते हैं। D0 1 2 3 8 9 10, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं होता लो स्पिन और हाई स्पिन का। ये बेसिक सी बात है, आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट होती है हमारी इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज, सो जो हमारी डिफरेंट स्प्लिटिंग एनर्जी आती है, तो उनका अरेंजमेंट हम जब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज में हमें स्प्लिटिंग एनर्जी को अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? CFSE is directly proportional to the field strength of ligand. CFSE डिक्रीज कब होगा? जब वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा। CFSE इंक्रीज कब होगा? जब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तब ये एनर्जी बढ़ेगी जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और कम कब होगी? जब इसकी ये एनर्जी कम होगी। क्लियर? कुछ एलिमेंट्स हैं उसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम नोट डाउन करें तो आप लोग स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 ये याद रहने चाहिए कि किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। ठीक है? अगर पूरा याद कर पाओ तो वेल एंड गुड। अगर नहीं याद हो पाता इतना बड़ा स्टेटमेंट, तो आप लोग 3 इधर से याद कर सकते हो, क्योंकि इतने तो याद हो ही जाएंगे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ईजी। इधर से आप ये 3 4 इधर से याद कर सकते हो, इधर का ना याद रहे तो छोड़ो। और याद करने में कुछ इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने तो आप सीरीज में बोल सकते हो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है? इधर से आप बोल सकते हो एडीटी, अमाइन ग्रुप है, इधर EN है, साइनो है, एंड CO ग्रुप है। इजी। अब बात करते हैं हम कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे ये कोई हमारा कंपाउंड है, इज वॉयलेट इन कलर। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ti is +3 and it contains single electron in T2G. If the light of blue-green region is absorbed, the complex it would excite the electron from T2G level to EG level, and the complex appears violet in color. Thus, the color of coordination compound is due to DD transition. क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन है हमारा यहाँ पे, तो वो एक्साइट होके क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन, लाइट को एक तो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एक्साइट होके EG वाले लेवल पे पहुंच जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, किस तरीके से आप ट्रांजिशन दिखाओगे, DD ट्रांजिशन, किस तरीके से आप कलर शो करोगे कि ये कलरफुल है या फिर कलरलेस है। सो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, दिस इज ग्रीन बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज कलरलेस, वाई? तो आप क्या करोगे, इनका आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है? तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो हम पीछे हमने पढ़ा था कलर हम कैसे डिनोट करते हैं, जब वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट शो कलर ड्यू टू द DD ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जब लाइट जाएगी तो वो क्या होएगा, दूसरे पेयर में जंप कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये तो पेयर है, इनको तो छोड़ो। तो जो अनपेयर्ड है वो क्या होंगे, फ्री है। अगर इनको ज़्यादा लाइट देंगे तो क्या होएगा, वो दूसरे ऑर्बिटल्स में जंप कर जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कलर शो करते हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। वेयर एज जो ये दूसरा केमिकल है, हम अब जब इसका ड्रॉ करें तो जब हम इसको फिल करेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डी ऑर्बिटल में कितने हैं 8, एक वैकेंट है, सारे पेयर्ड है, तो इसकी वजह से ये क्या है कलरलेस कंपाउंड है। तो यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं है। क्वेश्चन का मतलब यही था कि ये कलर शो करता है ग्रीन, और दूसरी और जो ये सॉल्यूशन है वो कलरलेस है। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इजी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। यहाँ तक थ्योरी चैप्टर कंप्लीट होता है, बस लास्ट एप्लीकेशन रह गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सो हम बात करते हैं, दो इसकी हमारी एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, हमें पता है जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड से कौन कौन से हैं। वी नो द क्लोरोफिल, इट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हमें पता है आयरन होता है। विटामिन B12 हमें पता है उसके अंदर कोबाल्ट होता है। क्लियर। दूसरी एप्लीकेशन क्या है इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। EDTA इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर हमें पता है। सिस्प्लेटिन हमने पीछे भी पढ़ा था किस चीज़ के लिए यूज होता है, कैंसर थेरेपी में। एंड GD3 पॉजिटिव इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गोल्ड पॉइजनिंग। क्लियर। यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट है। अगर इस यूनिट में यूनिट 9 है ये, अगर यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।